मैंने सिक्योरिटी चेक पे अपना पासपोर्ट खो दिया। मैं तो अपनी सारी होप्स खो बैठी थी कि मैं इंडिया वापस आ पाऊंगा। ऑल्दो लोग बोल रहे थे कि एम्बेसी हेल्प कर देगी, बट मेरी मेरी तो पूरी ट्रिप खराब हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने ट्रैवल किए 12 डेस्टिनेशंस इन 12 मंथ्स, वो भी अंडर अ बजट ऑफ 3 lakhs, which included 3 international trips also. Now let's get started with Mauritius. Mauritius trip was just after my wedding. हम जनवरी में मॉरिशस गए थे। ये हमारी हनीमून ट्रिप थी। हम गए थे फ्लाइट से। हमारी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी फ्रॉम मुंबई। मॉरिशस के बारे में आपको बताऊं तो मॉरिशस मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि एक कंप्लीट आइलैंड है जहाँ ब्यूटीफुल बीचेस हैं, वाटर एक्टिविटीज़ हैं, फन प्लेसेस हैं, इंजॉयबल फूड है एंड बेसिकली सब कुछ, वाइल्ड लाइफ, नेचर, सब कुछ जो आपको चाहिए एक ट्रिप में आपको मॉरिशस में मिलता है। मॉरिशस के बारे में गाइज मैंने एक पूरी डिटेल्ड सीरीज बनाई है 4 पार्ट्स की, आप जाके उसको विजिट कर सकते हो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। मॉरिशस जाते हुए टाइम हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें हमें लगा था अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। हुआ क्या था कि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। गाइज ये वो ईरा है जिसके नाम पे हमारा पेज बना है। बहुत क्यूरियस है वीडियो में आने के लिए। बेसिकली हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट करी थी फ्रॉम दिल्ली, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मुंबई से। बट जो हमारी दिल्ली से फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी उसका टाइम इतना लेट हो गया था कि हमें लगा था कि हम अपनी ईरा बस बस बच्चों बस बस सिट 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 दिल्ली से जो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करके हमें मुंबई ले जाने वाली थी वो इतना डिले हो चुकी थी कि जो मुंबई से फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी उसका टाइम भी निकल चुका था। बट थैंक्स टू एयर इंडिया और हमारा कनेक्ट पीएनआर था, जिसकी वजह से एयर इंडिया ने मुंबई से जाने वाली फ़्लाइट को रोक के रखा। मॉरिशस में एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी कि अगर आप फॉरेन किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो और अगर आपके पास ऑप्शन है टू रेंट अ कार, वो एक बेस्ट डिसीजन आपके लिए रहेगा, क्योंकि फॉरेन डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप कार रेंटल कर सकते हो, जैसे कि मॉरिशस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, तो आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कार रेंटल के थ्रू हमने अपना जो मॉरिशस ट्रिप था बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंड अबाउट द बजट फॉर मॉरिशस में हम 2 लोग गए थे, तो हमारा कंबाइंड टोटल जो एक्सपेंस था वो 2 lakhs था। बट सिंगल पर्सन का आप देखें तो अंडर 1 lakh आप इजीली मॉरिशस ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप जो हमने फरवरी में ली थी वो थी ऋषिकेश। ये एक वीकेंड गेटअवे था। ये ट्रिप पे मैं और मेरी वाइफ विद आवर सिबलिंग्स घूमने गए थे। हम लोग ऋषिकेश अपनी पर्सनल कार से गए थे। ऋषिकेश वैसे तो आपको पता ही है कि अमेजिंग प्लेस है टू रिलैक्स और पीसफुल जगह है। बट स्टैंड आउट थिंग ऋषिकेश में जो थी वो थी गंगा आरती। शाम को हमने गंगा आरती जो अटेंड की वो बहुत पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद आप गंगा के घाट पे जाके बैठिए, वो बहुत आपको मज़ा आएगा। एंड ऋषिकेश में इस बार हमने एक एक्सप्लोर किया। हमेशा ऋषिकेश जाते टाइम एक प्रॉब्लम होती है कि आप होटल कहाँ पे सिलेक्ट करें, तो इस बार हमने एक बहुत अच्छा एक एयरबीएनबी आइडेंटिफाई किया जो इन बजट था। ऋषिकेश की सीरीज मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, कि आप वहाँ जाके डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। गाइज ऋषिकेश के लिए एक स्पेशल टिप भी है, अगर आप गंगा आरती जाना चाहते हो विद योर पर्सनल कार, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम हो जाता है, स्पेशली आफ्टर गंगा आरती, जब सैकड़ों लोग एक साथ निकलना चाहते होते हैं। तो आप वहाँ पे लोकल जो मार्केट है वो एक 15-20 मिनट के लिए विजिट कर सकते हो, उतने में वो ट्रैफिक जैम निकल जाता है। अबाउट द बजट फॉर ऋषिकेश, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से जाने का पर्सनल कार एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के पर पर्सन 15,000 का एक्सपेंस आया। गाइज मार्च में जनरली होली का फेस्टिवल होता है और हर कोई अपने घर जाता है, तो हम भी अपने घर गए थे। मेरा घर पलवल हरियाणा में है, तो मेरी दिसंबर में शादी हुई थी और ये फॉर मी एंड माय वाइफ पहला फेस्टिवल था एट आवर होम। एंड ऑल्सो मार्च में ऑन 11 मार्च मेरी वाइफ का बर्थडे आता है, एंड उस दिन हमारे घर आई थी ईरा। फॉर ईरा ऑल्सो ये हमारा फर्स्ट फेस्टिवल था। हम लोग सब ईरा के साथ हमारे घर गए थे। ये ईरा के लिए एक पहली कार ट्रिप भी थी, और इससे मतलब हमने ये देखा कि अगर आप बहुत छोटी एज से अपने डॉग को साथ में ट्रैवल कराने लगते हो विद कार एंड ऑल, वो हैबिचुअल हो जाता है टू ट्रैवल इन कार और बाद में प्रॉब्लम नहीं करता है। अब ईरा बहुत लॉन्ग रूट पे भी हमारे साथ चल लेती है, क्योंकि उस बचपन से ही उसको इस चीज़ की आदत डलवाई। गाइस बजट के बारे में तो क्या इसमें कुछ लगा नहीं, क्योंकि हम पर्सनल कार से गए और पास में ही घर है, तो हार्डली 2-3 thousand हमारा इसमें एक्सपेंस लगा था। गाइस अप्रैल वॉज अबाउट स्पिरिचुअल ट्रिप अयोध्या। पापा मम्मी बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहते थे, राम मंदिर दर्शन हम लोग करना चाहते थे, तो अप्रैल में हमने डिसाइड किया कि हम अयोध्या जाएंगे। ये एक सिंगल डे जर्नी थी। हम लोग रात में निकले थे, रात में हमने एक ट्रेन ली थी जिसने हमें अयोध्या धाम सुबह 7 बजे पहुंचा दिया था, और सेम डे ही हमने दोपहर 3 बजे की रिटर्न टिकट करी थी वंदे भारत से। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था वंदे भारत
के रिगार्डिंग। गाइज अयोध्या अयोध्या जाके मतलब एकदम मैं हैरान हो गया था कि कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और मतलब कितना अच्छा गवर्नमेंट ने या फिर वहाँ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है। इतने सारे टूरिस्ट मैंने कभी एक साथ नहीं देखे, उसके बावजूद बहुत स्मूथ था सब कुछ। हनुमानगढ़ी पे बहुत भीड़ हो जाती है गाइज, बट ओवरऑल जो राम जन्मभूमि मंदिर जो बना है वो इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि वहाँ पे लाखों टूरिस्ट भी मतलब कोई इशू नहीं होता। अयोध्या में गाइज हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट तो नहीं, मतलब हमारी ही गलती थी। हमने क्या किया कि सुबह सुबह हम लोग पहुंचे थे ट्रेन से बैग्स लेके, और सबसे पहले बोला जाता है कि आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करिए। हम हनुमानगढ़ी की लाइन में लगे थे, तो हम थोड़े टेंस थे कि अपना बैग सामान किधर रखें। तो हमने एक हनुमानगढ़ी के पास में एक शॉप पे जो उसके बाद रैक था बैग्स रखने के लिए, हमने वहाँ पे रख दिया था। बट हुआ क्या, जैसे हनुमानगढ़ी हमने विजिट किया तो उसका एग्जिट बैक साइड पे है, तो हम एग्जिट से निकल गए बाहर। उसके बाद वापस जाने की जगह नहीं थी, तो हम राम जन्मभूमि भी विजिट करने चले गए। बट जब हम राम जन्मभूमि घूम के वापस आए तो हमने देखा हनुमानगढ़ी के लिए 2 से 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई, और लाइंस भी ऐसी थी कि वो पूरी गलियां फुल थी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो वो बैग तक जाने के लिए हमें फिर से लाइन में लगना पड़ता, जो कि 2 से 3 घंटे और लगते और हम अपनी ट्रेन मिस कर देते। बट थैंक्स टू पुलिस वाले वहाँ पे थे, उन्होंने हमें एक शॉर्टकट गलियों में से निकाल के उस दुकान तक लेके गए और हमने अपना बैग लिया। इससे मतलब हमने आगे के लिए तो लेसन ले लिया है कि हम अयोध्या जो स्टेशन है उस पे भी जगह है बैग्स रखने की। वो लोग बैग दे देते हैं, टोकन आपको दे देते हैं, तो आप जब भी अयोध्या जाए तो अपना बैग वहीं ट्रेन पे जमा करें। क्लॉक रूम है वहाँ पे, आप कर सकते हैं और इजीली फिर आपको रिटर्न में भी वो बैग मिल जाएगा। गाइज अबाउट बजट, तो अयोध्या सिंगल डे जर्नी थी। मेन तो ट्रेन का ही खर्चा था, अराउंड 3000 की ट्रेन थी। बाकी लोकल जो वहाँ पे प्रसाद और फूड और लंच डिनर वो मिला के हार्डली 5000 आप मान सकते हो। गाइज मई एंड और जून स्टार्टिंग, जून में जो मेरा बर्थडे आता है उसके टाइम पे हम गए थे वियतनाम। ये एक बहुत फन ट्रिप थी, इसमें मैं और मेरी वाइफ और हमारे सिबलिंग साथ में गए थे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ओवरऑल वियतनाम एक बहुत ही फन वाइब वाली ट्रिप रहेगी, आप लोग भी जा सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट सीरीज अबाउट वियतनाम सून। ओवरऑल जब आप वियतनाम में जाते हो तो आप जाके एकदम से हैरान हो जाओगे कि ये एक छोटा सा कंट्री जिसके बारे में आपने इतना पहले नहीं सुना था, वो कितना डेवलप्ड, ना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब इंडिया के बीचेस भी वियतनाम जैसे अगर हो जाए तो आपको बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। जनरली आप वियतनाम जाते हो, बजट में भी बहुत है वो, तो आप गोवा जाने का आपका दोबारा मन नहीं करे। बाकी वियतनाम मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल और एडवेंचरस ट्रिप भी हो गई थी, क्योंकि मैंने अपना फोन और अपना पासपोर्ट खो दिया था वियतनाम। मुझे तो लगा था कि मैं कभी वापस इंडिया नहीं आ पाऊंगा, पासपोर्ट ही खो गया था। उसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग पहले दनांग से हनोई जा रहे थे, फ्लाइट हमें लोकल रात में पकड़नी थी, तो उसके लिए हम पहले ग्रैब टैक्सी में बैठे। टैक्सी से जैसे ही एयरपोर्ट उतरे तो मैंने रियलाइज़ किया मेरा फ़ोन गाड़ी में छूट गया, और फ्लाइट भी बहुत जल्दी जाने वाली थी। फिर हमने कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया, ग्रैब कस्टमर सपोर्ट को। ग्रैब कस्टमर सपोर्ट ने तुरंत हमें कनेक्ट किया कैब ड्राइवर से, और लकीली उसी टाइम पे हमें अनाउंसमेंट पता चली कि जो हमारी फ्लाइट हनोई के लिए जाने वाली है वो 1 घंटा लेट हो गई। हमने डिसाइड किया कि हम अपना फ़ोन लेके ही जाते हैं। कैब टैक्सी वाले ड्राइवर को फ़ोन किया गया, उसने बोला कि मैं 30 मिनट्स में आता हूँ। उसने हमारा फ़ोन ला के हमें दिया, सेफली उसने दे दिया ला के, उसके लिए बहुत हम उसके लिए थैंकफुल थे, और उसको हमने टिप भी दी। फिर जैसे ही हम लोग अंदर आए, अंदर आते ही मैंने सिक्योरिटी चेक पे अपना पासपोर्ट खो दिया। अब पासपोर्ट ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करी, वहाँ के लोकल स्टाफ को भी बोला, बट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सबका था अपने आप से देख लो। मैं तो अपनी सारी होप्स खो बैठी थी कि मैं इंडिया वापस आ पाऊंगा। ऑल्दो लोग बोल रहे थे कि एम्बेसी हेल्प कर देगी, बट मेरी तो पूरी ट्रिप खराब हो गई थी ऑलमोस्ट। तब किसी ने मुझे बताया कि सिक्योरिटी चेक की दूसरी साइड एक ट्रे में, किसी और टूरिस्ट की ट्रे में मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ था। लकीली वो मिला। उसके बाद मैंने अपने सारे सामान एक बैग में पैक किए और वो बैग अपनी वाइफ को पकड़ा दिया कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वियतनाम जाके हमने एक बहुत ही स्मार्ट चीज भी आइडेंटिफाई की कि कैसे आप एक फॉरेन ट्रिप पे पैसे बचा सकते हो। हम लोग बाई चांस ही हम लोग एक बैग ना इंडियन रेडी टू कुक फूड और स्नैक्स लेके गए थे, और वियतनाम जाके हमने पता चला इंडियन वेजिटेरियन फूड यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास जो सामान था, जितना भी हमारे पास था, वो हमारा ऑलमोस्ट सारे दिन के लिए चल गया। डेली एक टाइम का खाना तो हम रेडी टू मेक फूड में बना लेते थे, जिससे हमारा काफी ज्यादा पैसा सेव हुआ। आप भी ट्राई कर सकते हो।
कभी भी इंडिया के बाहर जाओगे तो खाने की प्रॉब्लम तो सबको ही आती है इंडियंस को, तो आप हल्दीराम के रेडी टू कुक फूड वाली चीज़ें लेके जा सकते हो। आपको एक सिंपल सा एक माइक्रोवेव चाहिए होता है ये सब बनाने। गाइस बजट की बात करें तो वियतनाम में हमारा एक्सपेंस आया था फॉर अ 7 day ट्रिप, इट वाज अराउंड 70,000 पर पर्सन। गाइस जून एंड वाज द टाइम फॉर माय ब्रदर इन लॉज एंगेजमेंट। हम उसकी एंगेजमेंट के लिए गए थे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हम लोग गए थे फ्लाइट से। भुवनेश्वर लैंड करके मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि एयरपोर्ट बहुत छोटा था, बट जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला तो मैं बहुत सरप्राइज था भुवनेश्वर को देख के। सिटी बहुत ब्यूटीफुल थी, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज, वेल डेवलप्ड और बहुत क्लीन। हर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा था और ओवरऑल एक बहुत अच्छी वाइब थी सिटी की। वेदर भी बहुत अच्छा था, ग्रीनरी सब कुछ, मतलब भुवनेश्वर को आई लाइक द लॉट। मैं उसको रेट करूंगा टॉप 10 सिटीज इन इंडिया में भुवनेश्वर में। बट एक चीज हमारे लिए अच्छी नहीं हुई, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इंगेजमेंट की सेरेमनी के बाद हम उस टाइम पे रथ यात्रा का टाइम था, हम पूरी जाने वाले थे रथ यात्रा देखने के लिए, बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे काफी लोगों की डेथ हो गई थी रथ यात्रा में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भगदड़ हो गई थी, तो हमने वो प्लान ड्रॉप किया। कोई नहीं, जगन्नाथ जी जब अगली बार बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। भुवनेश्वर ट्रिप पे मैंने अपना एक्सिस विस्तारा कार्ड यूज किया जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट्स मिलती हैं, उसमें मुझे दोनों फ्लाइट आने जाने की फ्री में मिली और वहाँ पे भी मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आया क्योंकि सेरेमनी में हम लोग गए थे तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में मेरा एक्सपेंस वाज अराउंड 10,000। जुलाई में हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट। ये ईरा के साथ ये पहली ट्रिप थी। ये ट्रिप हमने ली थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में बिजी चल रहे थे और हम लोग एक रिलैक्सिंग ट्रिप चाहते थे। हमें एक बहुत प्यारा सा रिजॉर्ट मिला इन जिम कॉर्बेट जो डॉग्स को भी अलाउ करता था। ये बहुत प्यारा रिजॉर्ट था और हम 2 days वीकेंड गेटअवे पे वहाँ पे गए थे। ओवरऑल जिम कॉर्बेट ट्रिप वॉज वेरी रिलैक्सिंग ट्रिप फॉर अस। हम लोग ने बहुत ज़्यादा नहीं घूमा था क्योंकि जंगल सफारी वगैरह हम पहले ही कर चुके थे। स्पेशली ईरा ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि ईरा की पहली बार ही कोई ट्रिप थी और ईरा बाहर गई थी और ईरा फ्रीली घूम पा रही थी उस रिजॉर्ट। जाते टाइम हमसे एक गलती भी हो गई थी जिम कॉर्बेट। हम लोग फ्राइडे नाइट निकले थे और नाइट निकले थे क्योंकि मैंने सोचा था ऑफिस कंप्लीट करके चल लेंगे, 5 to 6 आवर्स लगते हैं, हम इजीली पहुंच जाएंगे। बट जाते टाइम गूगल ने हमें ऐसा शॉर्टकट के चलते कि ऐसा रास्ता बताया जो रात के लिए ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। पूरा सुनसान जंगल में निकलता हुआ रास्ता था। 2-3 आवर्स की वो ड्राइव जो जंगल के बीच थी उसमें हार्डली 2 या 3 गाड़ियां मिली थी। बहुत अनसेफ हमारे लिए वो हो गया था। हमने डिसाइड किया कि आगे से हम कभी भी रात में ट्रैवल नहीं करेंगे। जिम कॉर्बेट जाके हमने एक और चीज़ सीखी कि हमेशा ट्रिप पे जाके आपको ज़रूरी नहीं होता है कि उस जगह जाके आपको हर चीज़ घूमना चाहिए। कभी बार जस्ट गो देयर टू रिलैक्स। हमने सीखा कि आप ऐसी ट्रिप पे भी टाइम टू टाइम जा सकते हो जहाँ पे आपको मतलब पूरी बॉडी को, आपकी लाइफ को रीसेट करने का मौका मिले। बजट फॉर जिम कॉर्बेट वॉज 20,000 पर पर्सन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था वीकेंड गेटअवे के लिए। गाइस अगस्त में मुझे मिला मौका ऑफिस ट्रिप पे केरला जाने का। जो हमारा ऑफिशियल वर्क है वो केरला में भी काफ़ी जगह पे होता है। तो केरला में मैं गया तिरुवनंतपुरम। ये ट्रिप मैंने की दिल्ली से तिरुवनंतपुरम वाया फ्लाइट। जाते टाइम डायरेक्ट फ्लाइट थी बट रिटर्न फ्लाइट मुझे लेनी पड़ी कनेक्टिंग फ्लाइट, जो पूरे रात भर मुझे ट्रैवल करना पड़ा। इसके पीछे की स्टोरी भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ओवरऑल जब मैं केरला में लैंड किया तो मैंने देखा केरला एक सच में जैसा बोलते हैं कि सेपरेट कंट्री जैसा फील होता है। तिरुवनंतपुरम में लैंड होते ही आप फील कर सकते हो कि ऐसे सी ब्रीज वहाँ पे चलती है, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ क्लीन है, मतलब एकदम से आपको फील होगा कि आप कोई एक डिफरेंट ट्रॉपिकल कंट्री में आ गए हो। सबसे जो स्टैंड आउट पॉइंट था जो तिरुवनंतपुरम में स्पेशली केरला में मुझे फील हुआ वो था वहाँ का आर्किटेक्चर। वहाँ के घर बहुत प्यारे हैं, आप जैसे देख भी सकते हो। इनके घर का जो डिजाइन था वो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा और हर घर के पास इतना स्पेस था। केरला के बारे में एक बहुत वियर्ड चीज भी मुझे एक्सपीरियंस हुई। जैसे ही मैं केरला पहुंचा था रात को, मुझे खाना खाना था, मैं रात को 1 बजे लैंड किया था, तो मैंने स्विगी ओपन किया क्योंकि स्विगी उस टाइम पे ओपन होता है। तो मैंने जब देखा तो तिरुवनंतपुरम के जो टॉप रेस्टोरेंट थे और उनकी टॉप डिशेस थी वो सब बीफ था। तो मेरे लिए मतलब ये बहुत ही एकदम से वियर्ड और शॉकिंग चीज थी, बट मुझे बाद में पता चला कि केरला में बीफ इज ओपन। तो गाइज आप भी केरला जाएं तो अगर आप बीफ मेरी तरह नहीं खाते हैं तो आप प्लीज थोड़ा चेक करके खाना खाएं वहाँ। गाइज ये केरला ट्रिप ने मुझे एक लेसन भी सिखाया जो कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे रिटर्न टिकट एक बहुत कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ी जो मुझे बहुत लंबी पड़ी। वो हुआ इसलिए था कि मैंने चेक नहीं किया था कि मैं किस टाइम पे जा रहा हूँ। मैं ओनम के टाइम पे जा रहा हूँ। हमारे नॉर्थ में ओनम एक मतलब एक मेजर फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, तो मुझे इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। बट जो मेरा रिटर्न फ्लाइट का टाइम था वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रश था जिसके चलते मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल पाई। उसके चलते मुझे लेनी पड़ी बैंगलोर से कनेक्टिंग फ्लाइट जो कि ओवर नाइट जर्नी थी, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। तो गाइस आप भी अगर
साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, टेक केयर अबाउट देयर लोकल फेस्टिवल्स। हमें नहीं भी पता होगा तो आपको हो सकता है कि आप उस टाइम पे फंस जाओ, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत महंगी हो जाती हैं, कनेक्टिविटी का भी इशू हो जाता है फेस्टिवल्स। गाइस बजट तो केरला ट्रिप का मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे 0 पैसे खर्च करने थे, ये ऑफिस ट्रिप थी, ऑफिस का ही काम। गाइस सितंबर में मैं गया अपनी वाइफ के साथ हमारे इन लॉज को विजिट करने। मेरी वाइफ एंड इन लॉज आर बेस्ड इन लखनऊ। हम लोग अपनी कार से लखनऊ गए थे। लखनऊ तो आपको पता ही है कि फूड लवर्स का हब माना जाता है। लखनऊ का फूड के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप पहले से ही जानते होंगे। ओवरऑल गाइज लखनऊ बहुत प्यारी जगह मुझे लगी, सिटी भी बहुत प्यारी। मुझे उससे बेटर प्लेस इंडिया में रहने के लिए नहीं लगा, क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और गाइज स्पेशली मैं इसलिए नहीं बोलूँगी मेरा वाइफ का होम टाउन या मेरे ससुराल है, स्पेशली लखनऊ में खाने की जगहें और मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी वाइब देता है लखनऊ आपको। गाइज अक्टूबर में फिर हम गए थे अपने रिलेटिव्स को विजिट करने लुधियाना। लुधियाना भी एक अमेजिंग प्लेस मुझे लगा। एक बदमाश यहाँ पे घूम रही है वीडियो खराब करने के लिए। गाइस लुधियाना हम लोग गए थे अपनी खुद की कार से वीकेंड पे। लुधियाना के बाद में इस बारे में जो स्टैंड आउट पॉइंट था कि लुधियाना में वहाँ के मॉल्स और वहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा बड़े, एकदम अट्रैक्टिव आपको मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे लैविश हाउसेस लोगों ने बनाए हुए हैं। और गाइस रास्ते में हमें पुलिस वालों ने लूटने की भी कोशिश की थी। मैं बताऊंगा नहीं कौन से स्टेट के पुलिस वाले थे। हमें उन्होंने रोका और बोला कि आप अपने सारे पेपर्स दिखाएं गाड़ी के सारे पेपर्स देखने के बाद उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इन दी एंड वो ईरा के बारे में बोल रहे थे कि आप ये डॉग को आप ऐसे ओपनली अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकते हो, आपको इसको अपने पिंजरे में बांध के रखना होगा अपनी पर्सनल गाड़ी में। फिर जब उनसे बोला गया कि कहाँ पे लिखा है आप दिखाइए, तो उन्होंने फिर हमें जाने दिया। तो गाइस आप भी ध्यान रखिए कि मतलब पुलिस वालों की हर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ वो लोग जो बोलते हैं वो सच बोलते। एक चीज़ जो हम रिग्रेट करते हैं लुधियाना में जो हमने सीखा वो था कि हम लोगों ने जो रिटर्न था वो हमने संडे को रखा था। कार से हम ट्रैवल कर रहे थे, रास्ता है आप जानते ही हो, जम्मू दिल्ली अमृतसर रास्ता है वो पूरा भर जाता है। स्पेशली ऑन संडे अगर आप लेट निकलते हो आफ्टर लंच तो इतना ट्रैफिक जैम होता है कि हमें पहुंचने में गाइस जो 6 to 7 आवर्स की जर्नी थी वो करने में हमें 10 to 11 आवर्स लग गए, क्योंकि इतना ज़्यादा जैम था हर जगह। तो मतलब हमने तो सीख लिया कि अगर आप कहीं से भी मतलब बिजी ट्रैफिक वाली एरिया में जा रहे हो तो संडे इवनिंग में आप मत निकलिए। गाइज अगेन फॉर लुधियाना हम खुद की गाड़ी से गए थे तो हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। स्टे का भी उधर रिलेटिव्स के उधर था। इन टोटल अराउंड 10 to 12,000 का हमारा एक्सपेंसेस लुधियाना के हम मान। गाइज फाइनली फिर हम नवंबर में गए थे थाईलैंड घूमने। इट वॉज अ वेकेशन, बहुत बड़ी वेकेशन नहीं थी, 4 days वेकेशन आप इसको मान सकते हो। हम लोग गए थे पटाया घूमने विद माई वाइफ। मुझे थाईलैंड बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड कितना टूरिस्ट फ्रेंडली वो कंट्री है। जितना अच्छे से उन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज जो उनके बीचेस हैं। हम लोग कोरल आइलैंड विजिट करने गए थे। कोरल आइलैंड बहुत मतलब एकदम क्लीन उन्होंने रखा हुआ है। अगर फुटफॉल देखे टूरिस्ट का तो जैसे इंडियन बीचेस पे भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास एक एक्सक्यूज होता है कि इतने टूरिस्ट आते हैं तो गंदी हो जाती है। गाइस आप थाईलैंड के बारे में देखोगे तो थाईलैंड में हमसे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ की बीचेस स्पेशली इतनी ज़्यादा क्लीन थी। गाइस थाईलैंड में एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। हम लोग गए थे बाइक रेंटल लेने के लिए। हमें लगा था कि हम यहाँ पे बाइक रेंट पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस बहुत बच सकते हैं। अनलकीली हम एक जिस शॉप पे बाइक रेंट करने गए वहाँ के जो लोकल ओन करता था कोई फॉरेनर था, कोई वेस्टर्न वाइट गाय था जो उसको ओन करता था। हम उसके पास गए बात करने अबाउट बाइक रेंटल, तो उसने अपना एक जो लोकल उसकी एम्प्लॉय थी या आई डोंट नो उसकी वाइफ थी जो थाई थी, उसको बोला हमें समझाने के लिए। अब उसको इंग्लिश नहीं आती एंड अनलकीली उस टाइम पे हमारा नेट नहीं चल रहा था, हम गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हम 15 to 20 मिनट हम कोशिश करते रहे उससे बात, हम इंग्लिश में रिप्लाई करते थे और वो हमारी बात समझ जाती, बट वो वापस रिटर्न में रिप्लाई करती थी थाई में, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता था। हमने काफ़ी बार उसको कोशिश भी की समझाने की कि हमें समझ नहीं आ रहा है, बट वो लेडी हमें नहीं छोड़ रही थी, वो हमें बार बार थाई में बोले जा रही थी। बात इन दी एंड वहाँ ख़राब हुई जहाँ हमने उससे बोला कि अगर हमें पुलिस कहीं पे परेशान करती है तो आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो उसने साफ गाइस, भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे थे बट उसका रिस्पॉन्स ये था कि अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो डोंट कॉल अस, हमें कॉल मत करना, अपने आप भुगतना। तो इसीलिए हमने फिर प्लान ड्रॉप किया बाइक रेंटल का। एक और चीज़ जो थाईलैंड ने प्रूव कर दी, जो कि मैं बहुत टाइम से मानता था, मसाजेज सिर्फ गिमिक होती हैं। कि मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि मसाज जो है ये फर्जी चीज़ है, बट फिर भी मैं सोचता था कि एक बार फिर से ली जाए। हम लोग वियतनाम में भी गए थे, हमने मसाज कराई थी। कुछ मतलब ऐसा लाइफ चेंजिंग नहीं फील होता मसाज में, जब तक वो कर रहे हैं आप इंजॉय करोगे मसाज को, बट जैसे ही गाइज वो ख़त्म होगी तो उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता है। थाईलैंड में भी हमने जो फेमस थाई मसाज है
सबसे महंगी वाली मसाज वो कराई थी, बट कुछ भी उसका मतलब आफ्टर मसाज इम्पैक्ट नहीं होता है। बजट फॉर थाईलैंड हम लोग 4 डे ट्रिप पे गए थे। कोरल आइलैंड घूमा था, लोकल पटाया साइट सीइंग घूमा था, और वहाँ की जो फेमस वॉकिंग स्ट्रीट एंड प्लेसेस हमने घूमे थे। तो हमारा टोटल बजट विद राउंड ट्रिप फ्लाइट वाज अराउंड 50,000 पर पर्सन। तो गाइज लास्ट ट्रिप इन दिसंबर, क्योंकि जैसे कि दिसंबर में लास्ट ईयर हमारी शादी हुई थी, तो ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो मैं, मेरी वाइफ एंड ईरा, वी ऑल थ्री वेंट टू मसूरी। मसूरी गए थे हम लोग 5 और 6 दिसंबर। मसूरी ओवरऑल उसकी वाइब बहुत अच्छी है, और स्पेशली आप विंटर्स में जाते हो तो बहुत कोल्ड फील करता है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जहाँ दिसंबर के टाइम पे इस बहुत सीवियर एयर पॉल्यूशन था। तो मसूरी जाके हमें पहली बार फील हुआ कि खुल के सांस ले पा रहे हैं। मसूरी में घूमा हमने, इट वॉज अ फन वीकेंड। अच्छी चीज़ है जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, वो है कि मसूरी की डेज तो आप घूम सकते हो, नाइट्स में भी ना बहुत ब्यूटीफुल मसूरी लगता है, क्योंकि आप हिल टॉप पे हो और नीचे आपको देहरादून दिख रहा होता है। और देहरादून ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह आप वहाँ से देख सकते हो। तो वो लाइट्स जो दिखती है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है मसूरी से। मसूरी में गाइस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम की, सड़कें बहुत पतली है। जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, डिनर के लिए जा रहे थे, इतना ट्रैफिक जैम लग गया था कि हमें जिस जगह पे जाना था वहाँ जाने के लिए बीच ही रास्ते में गाड़ी को पार्क करना पड़ा। मैं, मेरी वाइफ और ईरा हम लोग वॉक करके गए रेस्टोरेंट तक। हमें नहीं पता था कि ये कितना टफ होने वाला है, क्योंकि मैप्स में दिखा रहा था ओनली 1.5 किलोमीटर, बट जब हमने चलना स्टार्ट किया तो पता चला कि 1.5 किलोमीटर अप हिल था, जिसको कवर करने में हमें तो लग गया था 1 घंटा। बट बहुत फन था ये भी, मतलब इनिशियली हमें लगा नहीं था कि हम कर पाएंगे। काफी बार मन भी किया कि रिटर्न करते हैं, कि ट्रैफिक जैम खुलेगा तभी जाते हैं, क्योंकि एकदम स्टीप हिल थी गाइस, ऐसा नहीं हल्का फुल्का अप हिल था। एक चीज और जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी मसूरी ट्रिप में जाते टाइम, हमारी शादी हुई थी लास्ट ईयर 6 दिसंबर को। तो इस बार हम लोग 5 और 6 के लिए प्लान कर रहे थे, और इस बार 5 और 6 दिसंबर इस साल की शादियों का सबसे बड़ा दिन था। तो ऑलरेडी सारे होटल्स बहुत बुक थे मसूरी में भी, जहाँ भी हम लोग प्लान कर रहे थे। इन दी एंड हम लोग मसूरी भी इसीलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे हमें एक होटल मिल गया था जिसमें डॉग्स भी अलाउड थे। जनरली इजीली मिल जाते हैं सब जगह पे, बट इस बार क्या था कि हर जगह इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और सब कुछ बुक था कि हमें होटल ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि हमें बुकिंग में बहुत खर्चा करना पड़ा। जिसके चलते मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप भी अगर कहीं पे जाना चाहते हैं एडवांस में बुकिंग करिए, क्योंकि कई बार होता है कि जिस तारीख को आपकी शादी हुई है वो हर साल बहुत ही एक मैरिज फ्रेंडली डे हो, और होटल्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको जद्दोजहद करनी पड़े अपनी एनिवर्सरी। गाइस बजट फॉर मसूरी फॉर पर पर्सन वाज अराउंड 20,000। अपनी गाड़ी से गए थे हमने, मसूरी बहुत इंजॉय किया। तो गाइस अभी एंड करते हैं वीडियो, जिसमें हमने देखा 12 प्लेसेस आई विजिटेड इन 2025 अंडर 3 लाख। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आप आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी इस वीडियो से, और आप आगे आपको कुछ ट्राई करने का मौका मिले जो मेरी वीडियो से आप सीखें। जल्दी कुछ प्लेसेस की लॉन्ग वीडियोस और सीरीज भी मैं लाऊंगा, तो जुड़े रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स, एंड कोई भी आपकी रिव्यूज़ हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, और कोई भी रिकमेंडेशंस हो, आप कमेंट्स में या आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक्स, बाय।